वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। एंड आज हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब अगर फर्म में पार्टनर एडमिट होता है तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, उसमें क्या क्या अकाउंटिंग आएंगी, क्या क्या वर्किंग होगी, जर्नल एंट्रीज, अकाउंट्स, बैलेंस शीट, सब कुछ। नाउ एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आप किसी भी पर्सन को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट तभी कर सकते हैं, नंबर 1, इफ इट इज सो एग्रीड। मतलब आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट किया हुआ है कि पार्टनर को किस तरह से एडमिट करना है। जैसे आप ये लिख सकते हो उसमें जो भी आपने क्लॉज डाला है कि पार्टनर को एडमिट करने के लिए ही इज टू ब्रिंग दिस मच कैश या उसको इतने शेयर पे एडमिट करेंगे। तो जो भी आपने कंडीशंस लिखी हैं, जो आपने एग्रीमेंट किया, उसके अकॉर्डिंग ही नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। और अगर आपके पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो इन दैट केस ऑल पार्टनर्स मस्ट एग्री फॉर एडमिशन। जैसे मान लो आपके फॉर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, अब ए जो है वो अपने सन डी को फर्म में लाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे साथ डी भी इस फर्म में पार्टनर बन जाए। तो अब ये उसका एडमिशन सिर्फ ए के चाहने से नहीं होगा। ये तो जब फर्म बनी थी एबीसी की, उस टाइम इन तीनों ने जो भी पार्टनरशिप डीड या जो एग्रीमेंट किया उसके अकॉर्डिंगली डी को एडमिट करेंगे, या फिर ए को मनाना पड़ेगा बी और सी को। तो जब तीनों पार्टनर मानेंगे उसी केस में नए पार्टनर को एडमिशन मिलेगा। ठीक है ना। अब जैसे आप नए पार्टनर को एडमिट करते हो, उसको फर्म में 2 राइट्स मिल जाते हैं। फर्म में 2 ही चीजें हैं जो पार्टनर लेके जाते हैं, एक होता है प्रॉफिट में हिस्सा और दूसरा होता है एसेट्स में शेयर। तो ये दोनों राइट्स, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड राइट टू शेयर दी एसेट्स, तो फर्म की एसेट्स पर और फर्म के प्रॉफिट्स पर नए पार्टनर का पूरा राइट बन जाता है। तो जो भी उसको शेयर मिला है, अगर कोई पार्टनर सपोज 20% शेयर के लिए, 20% मतलब 20/100 दैट इज 1/5। तो अगर 1/5 शेयर के लिए कोई पार्टनर एडमिट हुआ है तो उसको 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा और जो फर्म की एसेट्स है उस पर भी उसका उतना राइट बन जाएगा। बट हमें राइट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस भी मिलती हैं। तो उसको लाइबिलिटी भी मिलेगी। लाइबिलिटी क्या है, उसको जैसे प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है तो उसको लॉस में भी शेयर करना पड़ेगा। तो अगर किसी ईयर में फर्म को लॉस होता है तो उसको लॉस भी शेयर करना है। सेकेंडली, जैसे उसका एसेट्स पर राइट है तो उसका लाइबिलिटीज पर भी उसका ऑब्लिगेशन बन जाती है। सो फर्म की लाइबिलिटीज जो भी उसके एडमिशन के बाद से आई हैं उन सब पर ही बिकम्स लायबल टू पे देम। ठीक है, सो उसको जैसे प्रॉफिट्स में हिस्सा मिल रहा है तो लॉसेस में भी उसकी ऑब्लिगेशन है। जैसे एसेट्स में शेयर मिल रहा है तो लाइबिलिटीज पर उसकी ऑब्लिगेशन बन जाती है। सो उसको राइट भी मिल गया, लाइबिलिटी भी मिल गई। लेकिन इसके बदले में वो फर्म को क्या लाके दे रहा है। जैसे आप कोई नया पार्टनर एडमिट करते हो तो उसके रीजन क्या होते हैं, यूजुअली 2 रीजन होते हैं। या तो फर्म को पैसा चाहिए, योर फर्म जो है उसमें एक्सपेंशन करना चाहते हो और पैसा चाहिए, तो आपको लगता है कि एक नया पार्टनर लगा लेते हैं तो वो पैसा ले आएगा। मतलब जैसे आपने कैपिटल लगाई है तो नया पार्टनर भी तो कैपिटल लेके आएगा। और दूसरा रीजन क्या है, आप किसी पर्सन के मैनेजरियल स्किल्स को या उसके फाइनेंस स्किल्स को, उसका फायदा उठाना चाहते हो कि आपको लगता है कि ये पर्सन अच्छा है फाइनेंसेस में या प्रोडक्शन में या टेक्निक में, तो हम ऐसे पार्टनर को बिजनेस में लेके आए जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे। तो वो बिजनेस में आके, जैसे आप बिजनेस में ओल्ड पार्टनर्स बिजनेस में काम कर रहे हैं, वैसे नया पार्टनर भी बिजनेस में काम करेगा और उसके नॉलेज का, स्किल का फायदा मिलेगा बिजनेस को। और जैसे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल लेके आए हैं वो भी कैपिटल लेके आएगा। तो पार्टनर 2 चीजें लेके आते हैं, पैसा लेके आते हैं और साथ में अपनी सर्विसेज, क्योंकि वो बिजनेस में काम भी करेगा। अब जब उसे पैसा लेके आना है तो ही विल बी ब्रिंगिंग कैश फॉर 2 थिंग्स। पहला है कैपिटल और दूसरा है प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ कैपिटल तो आपको लानी है, जैसे सब कैपिटल लगाते हैं तो नया पार्टनर भी कैपिटल लेके आएगा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आपकी फर्म है जिसमें अब नया पार्टनर एडमिट हुआ। सपोज आपने फर्म स्टार्ट की थी 2010 में, अब आज 2020 में आप 2 पार्टनर हो। ठीक है, आप एक नए पार्टनर सी को लेके आते हो। अब आज की डेट से जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उस पे आप तीनों पार्टनर्स का राइट बन जाएगा, तो उसमें सी को भी शेयर मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो हुआ क्या, ये जो प्रॉफिट आपने अर्न किए हैं वो हमने डे 1 से तो इतने अर्न नहीं करने शुरू किए थे।
जब ये बिजनेस सेटअप किया था तब से लेके अब तक आपने बिजनेस में जो एफर्ट पुट किया, जो नाम कमाया, उस नाम की वजह से आपके प्रॉफिट्स बढ़े हैं, आपके बिजनेस का स्टेक बढ़ा है। तो नया पार्टनर जब आया तो उसको बिना किसी एफर्ट के आपकी गुडविल मिल गई। जो गुडविल आप दो पार्टनर्स ने, ए और बी ने, अब तक अर्न की थी, नए पार्टनर को आते ही इसका भी फायदा मिलने लगेगा। जैसे मान लो आज आप 10 लाख प्रॉफिट कमा रहे हो, शुरू में तो इतना नहीं रहा होगा ना, शुरू में तो हो सकता है 2 लाख हो सकता है 1 लाख हो। तो आपने अपनी मेहनत से अपनी रेपुटेशन बनाई बिजनेस की और बिजनेस को बढ़ाया, तो आपके प्रॉफिट्स इस लेवल पे आ गए। लेकिन नया पार्टनर जैसे ही आया, उसने आपके पुराने एक्सपीरियंस का, पुराने काम का फायदा लेगा और उसको पूरे प्रॉफिट्स पे शेयर मिलेगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि जितनी भी गुडविल आपने अर्न की है, उस गुडविल के बदले में नए पार्टनर को, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्योंकि आपने गुडविल अर्न की है और नया पार्टनर आते ही इसमें अपना शेयर, मतलब उस गुडविल का फायदा उठाने लगेगा। फायदा ही मिलेगा ना। अगर ये बिजनेस आज नया शुरू होता तो हो सकता है प्रॉफिट्स 2 लाख होता, क्योंकि आपने इतनी रेपुटेशन बनाई हुई है अपने बिजनेस की, आपने इतनी मार्केट बेस बना ली है कि आज वो प्रॉफिट 10 लाख का है। तो जो गुडविल आपने अर्न की है उसका आपको प्रीमियम पेमेंट मिलनी चाहिए। तो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश फॉर 2 थिंग्स। एक तो जो उसे कैपिटल लगानी ही है, दूसरा उसको गुडविल के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने गुडविल अर्न की हुई है, तो प्रोपोर्शनेटली जितना उसने हिस्सा लेना है, मान लो उसे 1/5 शेयर लेना है, तो वो प्रोपोर्शनल पेमेंट करेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब गुडविल नहीं, इसका मतलब प्रोपोर्शनेट अमाउंट, जितना शेयर तुम एक्वायर करना चाहते हो उतनी पेमेंट कर दो। ठीक है ना। तो ये 2 चीजें वो कैश में लेके आते हैं। इसके अलावा क्या है, जो हमने एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी एट द टाइम ऑफ PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वही सेम एडजस्टमेंट्स यहां भी होंगी। जैसे क्या इफेक्ट हो गया, ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप बिगिंस। पुराना रिलेशनशिप खत्म हो गया और नया रिलेशनशिप शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बेसिकली हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से क्या है कि न्यू पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा तो बाकियों का शेयर थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे मान लो आप 10 लाख अर्न करते हो, तो ए और बी जब अकेले थे तो वो 5 लाख इसको ले जाते होंगे, ए का 5 लाख, बी का 5 लाख। अब जब आपने सी को पार्टनर बना लिया, चाहे कितने भी अमाउंट के लिए बनाया है, तो वो अपना हिस्सा लेगा और बाकी का प्रॉफिट इनमें बटेगा। अब मान लो सी आ जाता है और सी को आप देते हो सपोज 1/5 शेयर। इसका मतलब 1/5 शेयर ऑफ सी का मतलब हो गया 2 लाख तो आपको सी को देना पड़ेगा। तो 10 लाख में से नए पार्टनर को 2 लाख दोगे तो आपका अपना क्या बचा, 8 लाख, आपको कम प्रॉफिट मिलेगा। सो इफेक्ट क्या हो गया कि न्यू रेशो डेवलप हो जाएगी पार्टनर्स की, नया रिलेशनशिप बनेगा, न्यू रेशो बनेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पुराने पार्टनर्स थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसको सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि ओवरऑल दिस इज योर इनकम जो आगे ए और बी में बढ़ती थी, अब ए, बी और साथ में सी भी आ गया। अब यही इनकम तीनों में बटनी है। ठीक है ना। तो अब क्या है कि जो सी को शेयर इसी कॉस्ट पे मिल रहा है ना, कि आपका शेयर कम होगा। अगर सी को कुछ हिस्सा दोगे तो आपको कम मिलेगा। तो इसलिए न्यू पार्टनर को जो शेयर मिलेगा उसकी वजह से ओल्ड पार्टनर्स का शेयर थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसे हम कहते हैं ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं और न्यू पार्टनर गेन करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या हो जाती है कैलकुलेशन, रेशोज हो जाती है। न्यू रेशो क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो क्या होगी। कई बार इसके साथ PSR भी मर्ज हो जाता है। मान लो ए बी 2 पार्टनर है, अब ए उतना सपोज एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, पहले वो इक्वल पार्टनर थे, अब ए उतनी मेहनत नहीं कर पाते, तो ये कहते हैं कि जब नया पार्टनर आएगा तो हमारा भी शेयर ना 1:2 कर लेते हैं। मतलब मुझे 1/3 दो, तुम 2/3 लो, क्योंकि तुम ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुमने ज्यादा पैसा लगाया। तो हो सकता है कि इसमें ज्यादा पार्टनर, सिर्फ न्यू पार्टनर के अलावा एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर रहा हो और सेक्रीफाइस कोई कम ही कर रहा है। या मान लो ए बी और 2 पार्टनर हैं, ए अपने बेटे सी को लाना चाहते हैं, तो ए कह देता है कि ठीक है मैं सी को बना लो पार्टनर, मैं अपना शेयर दे दूंगा, मतलब मेरे शेयर में से ले लो। सपोज इनका 3:2 था रेशो, तो वो कहता है मेरे शेयर में से एक हिस्सा कम कर दो। तो ए जो है वो 2 ले लेगा, बी 2 ले लेगा, सी को 1 पार्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपस में ट्यूनिंग होती है। तो इसको कभी भी हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते कि ऐसे ही होगा। ये आपस में सेटिंग है। 3 लोग जब बैठेंगे अपने आप वो डिसीजन लेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि कैसे रेशो बनेगी, कैसे बढ़ेगी। तो रेशो चेंज हो जाएगी, ये श्योर है। रेशो चेंज होगी, कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा, तो वो रेशो सॉल्व होगी। दूसरी बात है कि पार्टनर जो है वो पैसा लेके आएगा,
इक्वल टू इस कैपिटल प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जैसे मैंने बताया ये पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, कैपिटल उसकी रहेगी बट प्रीमियम बढ़ेगा। उसको राइट मिल जाएगा एसेट्स में और लाइबिलिटी भी मिलेगी। उसको प्रॉफिट्स का शेयर मिलेगा तो लॉस का भी मिलेगा। सो बेसिकली हमारी जो है एडजस्टमेंट्स हैं वो क्या हो जाती है, पुराने रिजर्व्स लॉसेस की एडजस्टमेंट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, और कई बार कैपिटल को भी एडजस्ट कर देते हैं। पार्टनर्स कहते हैं कि अब क्योंकि चेंज तो हो ही रहा है, न्यू पार्टनर आ गया, इतने चेंजेस हो रहे हैं, तो लेट अस कीप दी कैपिटल। अब हम कैपिटल को भी एक नई रेशो में, जो न्यू रेशो है उसमें कर लेते हैं, तो कैपिटल भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक चेंज आ सकती है। सो जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, हमारी जो मेन एडजस्टमेंट्स अकाउंटिंग है वो वही है। ये 5 चीजें आपने इस चैप्टर में भी पढ़नी है, पिछले में भी पढ़ी, नेक्स्ट में भी पढ़ोगे। तो जब हम ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें करते हैं ना तो आपको याद रहती हैं। अब अगर आपको ये कहा जाए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे हमें क्या वर्किंग करनी है, तो ये 5 चीजें आप टिप्स पे बोलोगे। नंबर 1 रेशियोज, नंबर 2 गुडविल, नंबर 3 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स, नंबर 4 रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, नंबर 5 कैपिटल। ये 5 हर जगह जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर भी यही है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ रेशो सीखना है, जिसमें न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये सब सीखना है। गुडविल की एडजस्टमेंट सीखनी है कि गुडविल वैल्यू करके कैसे बटेगी, कितना प्रीमियम आएगा, कैसे पेमेंट होगी। एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट और लॉस मतलब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज का करोगे। इसमें अगेन जैसे आपने पिछले चैप्टर में किया था, 2 तरीके हैं, नई वैल्यू बुक्स में लानी है या नहीं लानी है, अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट होगी। देन एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, कि जो पुराने रिजर्व्स हैं, जैसे मान लो आपकी बुक्स में पहले से रिजर्व पड़ा हुआ है, सपोज 1 लाख का, जब पार्टनर कौन कौन थे, ए और बी थे, इक्वल पार्टनर थे। अब आज आपने सी को एडमिट कर लिया 1/5 शेयर देके। अब अगर आप इस रिजर्व को कुछ नहीं करते तो इसका मतलब आज के बाद मान लो 3 साल बाद आपकी फर्म बंद होती है या कुछ आप रिजर्व बांटना चाहते हो, तो उस टाइम पे तो सी कहेगा मैं भी पार्टनर हूं, मुझे भी शेयर दो। लेकिन आप तो जानते हो ना ये तो पुराना था। तो या तो आप जब एडमिशन किया उसी डेट इस रिजर्व को, क्योंकि ये आप दोनों का था, इसको आपस में बांट लो और खत्म कर दो, ये रिजर्व खत्म हो गया। या फिर आप क्या कहोगे सी को कि इसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट, इसमें जितना शेयर तुम्हें बाद में मिलना है ना वो तुम अभी हमें एडजस्ट कर दो, तो वो 20,000 उसको मिलेगा नेक्स्ट, तो वो 20,000 प्रोपोर्शनेटली ए और बी को पे कर दे। तो उसमें क्या है कि अब उसको राइट मिल जाएगा क्योंकि उसने उसकी पेमेंट कर दी है। ये होती है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स। दोनों तरह से एडजस्ट करते हैं, या तो बांट दो, किस्सा खत्म, है ही नहीं बुक्स में तो सी मांगेगा कैसे, नई बुक्स बन रही हैं तो उसमें ये रिजर्व आएगा ही नहीं, आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा ना कि ये रिजर्व हमारा था या बाद का था। या फिर दूसरी चीज है कि आज की डेट में इसकी एडजस्टमेंट कर दो, मतलब सी को बोल दो जितना शेयर तुझे बाद में मिलना है ना उसकी अभी पेमेंट कर दे, तो सी अपने 1/5 शेयर 20,000 की इनको पे कर देगा, इनकी जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशो है, जिस रेशो में ये उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसका शेयर, ये शेयर इन्हीं से ले रहा है ना, तो ये कर लेंगे। उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगर आप कैपिटल चाहते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो उसकी एडजस्टमेंट। ये 5 एडजस्टमेंट आपके जब भी पार्टनरशिप फर्म जो है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें यही 5 एडजस्टमेंट्स हमें बारी बारी से करनी है। ये एडजस्टमेंट्स हमने देखी पीएसआर में, अब हम देख रहे हैं ये एडजस्टमेंट्स एडमिशन के टाइम पे, यही एडजस्टमेंट्स हम देखेंगे रिटायरमेंट के टाइम पर और डेथ ऑफ पार्टनर। थोड़ा सा अलग हो सकता है वर्किंग का तरीका, लेकिन एडजस्टमेंट्स यही रहने वाली हैं, यही हमें बार बार करनी है। तो ये सीरीज याद रखो, फुल क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, और एक जगह पे कुछ पड़ा हुआ है ना तो वो दूसरे चैप्टर में काम आएगा। अब जब हम यहाँ पर रेशो कैलकुलेट करेंगे तो हमें पुरानी चीजें थोड़ी थोड़ी याद रहेंगी और हेल्प करेंगी, बेस वही है, ठीक है ना। अब यहाँ अकाउंटिंग में क्या क्या आ सकता है, नंबर 1 वर्किंग फॉर एडजस्टमेंट, इन सबके वर्किंग बनानी, रेशो निकालनी, गुडविल की एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना, कैपिटल कैसे बढ़ती है, सबकी वर्किंग आनी चाहिए। उसके बाद आपको आ सकता है जर्नल एंट्रीज, या तो क्वेश्चन कहेगा सबकी एंट्री पास कर दो तो सिर्फ जर्नल एंट्री हो गई, या क्वेश्चन कहेगा अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दो। सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम ये सब अकाउंटिंग और ये इनकी एडजस्टमेंट्स सीखेंगे। सो आई होप ये एडमिशन के टाइम का मेन जो कंपोनेंट्स हैं कि हमें करना क्या है वो आपको क्लियर है। ये 5 चीजें करनी है और उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्किंग, जर्नल एंट्रीज और अकाउंट्स बनानी। तो वील स्टार्ट विद दीज 1 by 1। अब एक एक करके शुरू करेंगे। पहला हम शुरू करेंगे रेशो की कैलकुलेशन, ठीक है। और आई विल अप्रिशिएट कि अगर आप लोग
जो क्वेश्चन है, जो मेथड्स हैं, उनको रटने की बजाय आप कंसंट्रेट करो ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझने पे कि कहाँ क्या जा रहा है, हो क्या रहा है। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे एज अ स्टोरी तो आपको पूरा याद रहेगा। लेकिन अगर आप मेथड्स के, फॉर्मूले के रट्टे लगाओगे कि मुझे ये करना है तो ये होगा, इसमें ऐसे करेंगे, वो रट्टाफिकेशन में क्या है कि आपके पास एक पूरा रजिस्टर बन जाएगा फॉर्मूले का, और फिर आपको याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला कब लगना है, वो फॉर्मूला कब लगना है। तो जब याद ही रखना है तो क्यों ना चीजें हम ऑर्गेनाइज्ड वे में, फ्लो में याद कर लें, जो कि हमें हमेशा हेल्प करेंगी और हमेशा सीक्वेंस में याद रहेंगी, है ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। जो पूरा एक जो सिस्टम चलता है उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में समझो। ठीक है, अब आपको ये एडजस्टमेंट समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, ये क्लैरिटी है। अब कैसे करना है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। सो विल टेक अप दैट। सो मीनवाइल स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग, बी हैप्पी। थैंक यू।